तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइंड फर्स्ट रिपीटिंग एक एरे दिया होगा, उसमें अपन को उस पहला जो रिपीटिंग नंबर है उसे फाइंड करना है। मतलब ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो पहले रिपीट हो रहा है, वो पहले एरे में सीक्वेंस वाइज ही चलेगा, और ऐसा कौन सा नंबर है जो सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए अपन लोग इसको समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है विच नंबर रिपीट्स फर्स्ट, ऐसा कौन सा नंबर है जो पहले रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरे में अपना क्या है, 3 जो है सबसे पहले रिपीट हो रहा है, और ये 5 बाद में रिपीट हो रहा है। और इसी कारण से इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रिपीटिंग नंबर को फाइंड करना है। तो जैसे कि यहाँ जैसे ही अपन 3 के पास जाएंगे तो 3 तो अभी फर्स्ट टाइम है, जैसे एरे में सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो इसके बाद 5 में जाएंगे तो 5 भी पहली टाइम है, 4 भी। अब इसके बाद जो 3 है वो पहले ही अपन लोग चेक कर चुके, इस कारण से इसका आंसर 3 होगा। और सेम ही यहाँ भी ये जो 10 है वही रिपीटिव है, और फिर 20 बाद में आया तो अपन 10 को ही कंसीडर करें, क्योंकि 10 पहले आया था एरे में। तो इसको समझने के लिए चलिए समझते हैं। पहले इसकी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच समझते हैं, और ब्रूट फोर्स अप्रोच के बाद इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सीधी सी बात, ब्रूट फोर्स अप्रोच एरे वाइज है, तो अपन लोग टोटल पॉसिबल पाथ इसके फाइंड करेंगे क्या हो सकते हैं, और इसके बाद इसको अपन लोग आगे समझते हैं। 65 और यहाँ से एक यूनिट ले लिया। इसमें अपन ने क्या किया, फॉर इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अपन क्या करेंगे, इसमें पहले इस इंडेक्स को लेके, इस एरे की वैल्यू को लेके इसके पूरे नेक्स्ट एलिमेंट में चेक करेंगे। अगर ये कहीं रिपीट हो रहा है तो अपन का वही आंसर है। अगर ये नहीं मिला तो अपन फिर 54 को लेके इसके सभी राइट में चेक करेंगे कि अगर ये मिल रहा है तो यही रिपीट हो जाएगा। तो सीधी सी कंडीशन है यहाँ, इंट जे इक्वल आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, जे एरे डॉट लेंथ तक जाएगा और जे प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल एरे ऑफ जे है। अगर कोई भी नंबर रिपीटिव मिल रहा है तो सीधी सी बात है, उसको प्रिंट कर दो और यहीं से ब्रेक कर दो एरे ऑफ आई। और यहाँ पास अपन लोग फॉर लूप में एक लेवल वाइज भी बना सकते हैं, इसको लेवल दे दो, और यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके अपन लोग सीधे एक्सटर्नल लूप से बाहर हो सकते हैं। यही लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। तो अपन ने क्या किया है, जैसे ही फॉर लूप में अपन ने पहले एक पार्टिकुलर इंडेक्स लिया जो कि लेंथ तक चल रहा है यहाँ तक। उसमें क्या किया अपन ने, अगर पहला एलिमेंट जो है वो लास्ट की किसी भी एलिमेंट कहीं भी आगे नेक्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है वो फर्स्ट रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। और अपन सीधे इनर लूप को ना केवल बल्कि एक्सटर्नल लूप को सीधे बाहर कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो अपन एक ही बार में वैल्यू को फाइंड कर देंगे, अपना फॉर लूप एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। तो इसको चलिए, कंट्रोल है शिफ्ट F6। तो यहाँ 23 था जो फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट है। तो ये इसकी जो वर्किंग है वो इंटरनली कैसे होते समझते हैं। जैसे 23 पहले ये एरे ऑफ आई 0 कंडीशन पे लेगा, और फिर ये चेक करेगा किससे, 54 से कंपेयर करेगा, 64 से, 23 से, 65 से और 87 से, मतलब अपने सभी नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा। तो इसने देखा हाँ पहली बार में ही 23 मिल गया तो उसने प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ 25 होता तो 25 तो यहाँ भी आ जाता, तो इसमें तो कहीं 23 था नहीं। तो ये क्या करेगा, अगली बार एरे को 23 से अपडेट करके जो आई इंडेक्स पे 0 से 1 हो गए, 54 हो गया। अब ये 54 अपने नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करेगा, तो यहाँ से 54 होके ये इसके नेक्स्ट एलिमेंट हो गए। तो क्या इसमें कोई एलिमेंट डुप्लीकेट है, नहीं है। तो ये अगेन क्या कर देगा, कुछ नहीं, इफ़ कंडीशन चलेगी नहीं, अगेन फॉर लूप बाहर हो जाएगा। फिर ये 54 के बाद आएगा 65 को लेके चलेगा आई इंडेक्स पे। अब यहाँ पास जो 65 है वो उसके बाद क्या अपने को मिल रहा है, 25 मिल रहा है, और 25 के बाद अपने को मिल रहा है 65 और 87। तो इसमें क्या 65 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो ये वहाँ पास इसे प्रिंट कर देगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो कंट्रोल है शिफ्ट F6, ये देख सकते हैं 65। बट इसकी अप्रोच में ये जो है ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसमें अपन टोटल पॉसिबल पाथ को ट्रेवर्स कर रहे हैं। जैसे कि अपन समझ सकते हैं इसमें बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी बिग O ऑफ n है, और ये जो जब शुरुआत इंडेक्स चलेगा तो ये भी बिग O ऑफ n ही जा रहा है, तो ये इसको बिग O ऑफ n ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि n फिर n-1 n-2 ऐसे चल रहा है, तो ये बिग O ऑफ n ही हो गया। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये एक्सटर्नल लूप और इनर लूप का कॉन्सेप्ट है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो जाती है। अब इसके बाद इसको समझते हैं इसकी ब्रूट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इसमें अपन टोटल पॉसिबल पाथ को इसमें विजिट कर रहे हैं।
अब जो इसके बाद जो इसकी जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसे बोलते हैं, ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसको समझते हैं। ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या रहेगा, ये जो है बिग ऑफ एन स्क्वायर से कम होकर बिग ऑफ एन हो जाएगा। और बिग ऑफ एन को समझने के लिए अपन लोग हैशसेट, हैशमैप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू इसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हैशसेट अपन ने इस वीडियो में समझा था फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट में, तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो ही थी। यहाँ पास आप देख सकते हैं कैसे मैंने हैशमैप यूज किया। और यहाँ पास बिग ऑफ एन ये स्पेस फाइंडिंग के लिए हैशमैप ने यूज किया, और ये बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल लगी थी इसके लिए। तो इसको समझने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पास अपन फाइंड फर्स्ट, इसके लिए अपन एक हैश सेट यूज किए लेते हैं। आप लोग हैश मैप से भी यूज कर सकते हैं, हैश मैप की वीडियोस में बनी है, आप उसी के थ्रू आप अपनी अप्रोच खुद से लगा के उसको देखिएगा। और हैश सेट, अगेन हैश सेट में क्या करना है अपने को, हैश सेट ले लिया, ये भी क्या होता है, एक यूनिक डेटा स्टोर करता है, और इसमें अगेन वही रैंडम वाइस ही होता है। तो इसमें क्या कुछ नहीं, एक फॉर लूप लो, उसमें हैश सेट में उसको वैल्यू ऐड करते रहो, जहाँ ही वैल्यू पहले से ही ऐड कंटेन कर रही, मतलब हैश सेट में प्रेजेंट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पहले ही आ चुका है, कंटेंस एरे ऑफ आई, और यहाँ से प्रिंट कर दो और यहीं से ब्रेक कर दो, एरे ऑफ आई, और यहाँ से ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद एल्स कंडीशन पे आए, एल्स में क्या किया, एल्स में अपन ने इसको हैश सेट में ऐड कर दिया, एरे ऑफ आई, कंट्रोल है शिफ्ट F6। तो यहाँ भी देखिए अभी 65 ही जनरेट किया, ये जो अपन ने प्रिंट किया था। इसको और अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूजिंग ऑप्टिमल अप्रोच, और यहाँ से कंट्रोल है शिफ्ट F6, तो आप देख सकते हैं ऑप्टिमल अप्रोच आ गई। तो ये बिग ऑफ एन, क्योंकि इसमें अपन ने एक ही फॉर लूप यूज किया है, और जो हैश सेट और हैश मैप, हैशिंग के जो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वहाँ सर्चिंग का काम बिग ऑफ वन में ही होता है। तो इसकी ओवरऑल जो ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग ऑफ एन हो जाएगी, और यही इसकी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मानी जाती है। तो आपको इसमें क्या रहता है, हैश सेट आप इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, हैश सेट एक बकेट की तरह होता है, जिसमें अपन के सभी एलिमेंट जो होते हैं वो यूनिक वाइस आते हैं। जैसे कि अपन लोग इसको मान लो, इस एरे को अपन यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास जो है एलिमेंट है वो कैसे स्टोर होंगे, जैसे 23 आएगा, ये देखेगा 23 नहीं है इसमें हैश सेट में, तो स्टोर कर लेगा। फिर ये 54 आएगा, देखेगा अभी इस पर्टिकुलर हैश सेट में नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, 54 भी इसमें ऐड कर देगा। फिर 65 है, 65 भी देख लेगा। फिर 25, फिर जैसे ही इसको 65 मिलेगा तो ये 65 का क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ 65 प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसको बता देगा कि 65 प्रेजेंट है, और ये दोबारा ऐसे स्टोर नहीं करेगा। और ये जो इसमें जो इसकी इंटरनल वर्किंग होती है वो बहुत सारी होती हैं इसमें, कहीं इंडेक्स को बहुत सारी अप्रोच के थ्रू इसमें किया जाता है, वो पार्टिकुलर हर नंबर के लिए वो एक इंडेक्स वाइज बना लेता है, ताकि उसको फाइंड करने में काफ़ी आसानी होती है, एड्रेस वाइज फाइंड करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हैश सेट और टू एरे, बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करते हैं। तो यार थैंक यू।